हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में 2027 बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं 2027 बोर्ड का हिंदी का एक मॉडल पेपर या गेस पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है। अगर इसको आप तैयार कर लेते हो तो आप लोगों का 2027 बोर्ड एग्जाम में जो 95% लाने का सपना है वो बिल्कुल पूरा हो सकता है। और इस मॉडल पेपर, इस गेस पेपर में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले रखा है जो कि 2027 बोर्ड एग्जाम में वहां से प्रश्न बनने वाले हैं। देखिए, पेपर के कोड की अगर हम बात करें तो 801 HA कोड हमने रखा हुआ है। ठीक है, यह कोड हमने बनाया हुआ है कि इस कोड में हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया हुआ है। और पेपर की बात करें, पेपर 70 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 70 नंबर का पेपर बनेगा। और इस पेपर को हल करने के लिए समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। 70 नंबर का पेपर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और इस पेपर को हल करने के लिए समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। सबसे पहला जो काम करना है वह है अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे आप लोगों को सही सही लिख लेना है। नीचे जैसे आप बढ़ोगे तो यहाँ पे निर्देश देखने को मिलेगा। मेरे प्यारों, एक बात बता दूं आप लोगों को, इसको रियल पेपर नहीं समझना कि ये 2027 का वायरल पेपर हो गया। नहीं, वायरल पेपर रियल पेपर नहीं है, ये एक मॉडल पेपर है, गेस पेपर है, जो कि हमने खुद इसको बनाया हुआ है। और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न मैं ले रखा हूं जो कि आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो निर्देश की अगर हम बात करें, सेम निर्देश उसमें भी रहेगा, आपके पेपर में भी। निर्देश पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब शुरू के 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। देखिए लिखा है ना, 3 घंटे। 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा और आपको 15 मिनट को टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए। दूसरा है यहाँ पे कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे के सारे प्रश्न करना अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न छोड़ के आप लोगों को नहीं आना है। तीसरा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। ये जो पेपर बना हुआ है 2 खंडों में बना हुआ है। सबसे पहले आएगा आप लोगों का खंड अ, इसके बाद आएगा आप लोगों का खंड ब। ठीक है, इसके बाद चौथा है कि इस प्रश्न पत्र के खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह से रंग कर देना है। कहने का मतलब है कि खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा, इनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। आप नीले पेन का यूज कीजिए या काले पेन का यूज कीजिए, दोनों में से किसी एक पेन का प्रयोग आप कर सकते हो। इसके बाद देखिए पांचवा यहाँ पे दिया निर्देश कि खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है, अतः सभी प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। इसका मतलब यह है कि खंडों में बहुविकल्पीय प्रश्न है, और बोला है कि एक प्रश्न जो है 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा बहुविकल्पीय का। तो टोटल आपके पास 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जो कि 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। और कह रहा है कि एक बार जब आप OMR शीट को रंग देते हो तो रंग देते हो, दोबारा उसको काटना नहीं है, न तो इरेजर व्हाइटनर का उसे मिटाना है। ठीक है, न तो काटना है, न तो इरेजर और व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके उसे मिटाना है। इतना बात याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न कितने नंबर का है, 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। चलिए अगला निर्देश देखते हैं। अगला निर्देश है कि अब आएगा खंड ब, और खंड ब में क्या रहेगा? देखिए खंड ब में रहेंगे आपके वर्णनात्मक प्रश्न, और इसके लिए 50 अंक निर्धारित है। मतलब खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे जो कि 50 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद है कि खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए, और जो प्रश्न नहीं आता उस पर समय नष्ट न कीजिए। कह रहा है कि खंड ब के सभी प्रश्नों को उत्तर देना जरूरी है और क्रम से देना जरूरी है। मतलब प्रश्न पहला कीजिए फिर प्रश्न दूसरा कीजिए, अगर हो सकता है तो। अगर नहीं आ रहा है भाई तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रश्न पहला करने के बाद प्रश्न 10वां कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि अगर आप क्रम में करते हो तो और अच्छा रहेगा। इसके बाद है कि वर्णनात्मक प्रश्न को उत्तर देते समय सुंदर, स्पष्ट और पठनीय लेखन पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी कॉपी लिखने जा रहे हो तो सुंदर स्पष्ट आप लिखियो, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको समझ में आ पाए कि आपने लिखा क्या है। पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट है। देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा आप लोगों का खंड अ, और खंड अ में रहेगा क्या? बहुविकल्पीय प्रश्न है। और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैंने इस गेस पेपर में लिया वो 20 के 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, और ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए पहला क्या बोला है यहाँ पे? पहला है यहाँ पे कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो शुक्ल युग के लेखक नहीं है इन चारों ऑप्शनों में से, तो कौन नहीं है? तो मेरे प्यारों जो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं क्या? तो ये जो है भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं।
बाकी जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों के तीनों शुक्ल युग के लेखक हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, यह भी प्रश्न कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए पूछा गया है। तो वह है आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन, प्रेमचंद्र जी। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो सिंदूर की होली के जो नाटककार हैं वह है आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है, तो वह है आपके राहुल संकृत्यान जी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही ज्यादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5वें की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 5वां है कि माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना एक संस्मरण है, ठीक है, और इसके लेखक कौन है यही पूछा है, और यह प्रश्न कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए। तो माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक जो है वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, तो वह कहे मिश्र बंधुओं ने। कौन, मिश्र बंधुओं ने। तो बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने। लेकिन रीतिकाल को, ठीक है, अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, मिश्र बंधुओं ने। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया था, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। रीतिकाल जो नाम पड़ा था वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, ठीक है, उन्हीं के नाम पे पड़ा था रीतिकाल। और यहाँ पे अलंकृत काल उसको कौन कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7वां कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, कौन सी कृति, इन चारों ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, कवि प्रिया। कवि प्रिया जो है वह रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। यह किसकी रचना है कवि प्रिया, तो यह है केशव दास की रचना है। कवि प्रिया किसकी रचना है, केशव दास की रचना, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8वां देख लीजिए क्या है। प्रश्न संख्या 8वां है कि भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारतेंदु युग की विशेषता इन चारों ऑप्शनों में से कौन नहीं है यह बताना है इसमें। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, यह जो है वो भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। तो यह विशेषता किसकी है, तो यह जो है मेरे प्यारे बच्चों यह द्विवेदी युग की विशेषता है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये किसकी विशेषता है, तो द्विवेदी युग की विशेषता है। बाकी ये तीनों के तीनों जो विशेषताएं दिख रही हैं ये भारतेंदु युग की विशेषताएं, याद रखिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 9, कह रहा है कि 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया, 1 नंबर के लिए प्रश्न है, ठीक है। तो 1943 में जो प्रकाशित तार सप्तक था उसका संपादन किसने किया, तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी ने किया था। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वें की तरफ। अगला है प्रश्न संख्या 10वां, देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। यह भी प्रश्न कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए है। तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो यह किसकी रचना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है राम की शक्ति पूजा। और राम की शक्ति पूजा जो है वो किस सन में प्रकाशित हुई, तो आप लिख लीजिएगा सन 1936 में। सन 1936 ईस्वी में यह राम की शक्ति पूजा जो रचना थी वो प्रकाशित हुई। किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, याद हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 11, हास्य रस का स्थायी भाव है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो हास्य रस का स्थायी भाव जो है वो क्या होता है, हास होता है। ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, कह रहा है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है। तो जहां उपमेय में उपमान की क्या संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे क्या होता है, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13, कह रहा है कि सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो उसमें मात्राएं की अगर हम बात करें उसमें होती हैं आपके 13 मात्राएं, ठीक है, द्वितीय चरण में। एक ट्रिक बता देता हूं, याद कर लीजिए, पहले और तीसरे चरण में, पहले और
तीसरे चरण में होते हैं 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो वो होती हैं आपके 13 मात्राएं। तो वही दूसरा चरण में पूछा था कि दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं, और पहले तीसरे में 11 और दूसरे चौथे में 13। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए इसको तोड़ोगे तो अनुधन शासन, तो इसमें तो प्रयोग हुआ है। इसे तोड़ोगे तो अनुधनवाद, इसे तोड़ोगे तो अनुधनकरण, मतलब इन तीनों में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें नहीं हुआ। इसको तोड़ोगे तो यह टूटेगा आपका, अनुत्तीर्ण को तोड़ोगे तो यह टूटेगा अनधन उत्तीर्ण, अन्न धन उत्तीर्ण के रूप में टूटेगा। तो इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें किसका है, अन्न का हुआ है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक नंबर यहां से भी क्लियर हो गया। आगे प्रश्न संख्या 15 कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, मतलब नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में समास कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो है बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है, बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक नंबर के लिए प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए नीरद तो है, अबुध भी है, ठीक है, इसके बाद जलद भी, जलज जो है वो नहीं है, ठीक है, जलज जो है वो नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो जलज। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 युष्मद मतलब तुम, ठीक है, युष्मद सर्वनाम शब्द का अगर हम तृतीय एक वचन रूप देखेंगे तो क्या होगा, तो तृतीय एक वचन रूप जो होता है वो होता है क्या, त्वा। क्या होता है, त्वा होता है मेरे प्यार बच्चों, क्या होता है, त्वा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इसमें, इसमें युवाम, इसमें तोई, त्वत, ये त्वत नहीं होगा, यही होगा आपका त्वा। क्या हो जाएगा, त्वा। ठीक है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि युष्मद का तृतीय और एक वचन का रूप त्वा होता है, इतना बात याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए क्या है, कह रहा है कि आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, एक नंबर के लिए यह प्रश्न है। तो देखिए कह रहा है कि आंधी आई, पहला सेंटेंस हुआ, फिर हम घर भागने लगे दूसरा, दोनों सेंटेंस को और से जोड़ा गया है, मतलब ये कैसा सेंटेंस है मेरे प्यार बच्चों, तो ये आप लोगों का संयुक्त वाक्य, कैसा है, संयुक्त वाक्य है, ठीक है, जुड़ा हुआ है और से दो सेंटेंस, कि आंधी आई और हम घर भागने लगे। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न संख्या 19 कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया था, तो इस वाक्य में वाच्य पूछा ना, तो हो जाएगा कृतवाच्य। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20वें की तरफ। बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न है कि वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद व्याकरणिक परिचय है, मतलब अचानक शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है कि क्रिया है। तो वह अचानक चला गया, अचानक की बात क्या है, तो ये आपका क्रिया विशेषण है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, खंड अ आप लोगों का समाप्त हो गया। खंड अ के बाद आएगा आप लोगों का खंड ब। और खंड ब कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का। खंड ब कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें रहेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। 20 के बाद आ गया प्रश्न संख्या 21। बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का गद्यांश है, क्योंकि 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिलता है। गद्यांश की अगर हम बात करें, 2 गद्यांश दिया है, एक आपका क वाला दिया गया है, और क वाला नहीं कर पाओगे अगर पेपर में, तो अथवा करके यहाँ पे दिया है ख वाला। दोनों में से कोई एक ही आप लोगों को पेपर में से करना है, दोनों में से जो आएगा उसको कर लीजिएगा। और दोनों ही महत्वपूर्ण हमने लिया हुआ है, क्योंकि यह पेपर में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। ये दोनों ही गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों का सोल्यूशन बताऊंगा, इतना याद रखिए, दोनों का सोल्यूशन बताऊंगा। पहले क वाला देखिए, लेकिन पेपर में कोई एक ही करना होता है, इतना बात याद रखिएगा आप लोग। तो क वाला कह रहा है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। क्लियर है। चलिए 3 प्रश्न है इसके नीचे। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। चलिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। देखिए इसका सलूशन देखिए, यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है प्रश्न संख्या 21 का, यहाँ पे क वाला हम लोग कर रहे हैं, और क में भी हम लोग पहला का उत्तर देख रहे हैं। और पहला का उत्तर में हमसे पूछा था संदर्भ, 2 नंबर के लिए संदर्भ लिखिए कि प्रस्तुत गद्यांश
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मतलब दो ही चीज बताना होता है, संदर्भ में दो चीजों का मेंशन होना बहुत जरूरी है, किस चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक कौन है। तो इतना बात याद हो गया कि मित्रता चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। जहां तक अंडरलाइन किया गया रहेगा वहीं तक आप लोगों को व्याख्या बताना है। यह अंडरलाइन यहां से लेकर यहां तक किया गया है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सदिति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इसका में क्या करना है, व्याख्या बताना है। चलिए इसका व्याख्या देखिए क्या होगा, तो इसका व्याख्या होगा दूसरा, ठीक है, लिखिए व्याख्या इसका कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। यह उस रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। क्लियर है, व्याख्या को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है, 2 नंबर यहां से मिलेगा। तो इसका भी आंसर बताना जरूरी है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो हम लोग लिखेंगे कि गद्यांश में कुसंग की तुलना एक घातक बुखार से की गई है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। लो भाई, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, तीनों के तीनों प्रश्न बता दिया। अगर ये पेपर में नहीं कर पाते हो तो ये वाला करके चले आना, ख वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ख वाला क्या है उसको ध्यान से समझिए। ख वाला दिया गया यहाँ पे कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर वह अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। ठीक है, अब इसके नीचे 3 प्रश्न हैं। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर यहां से मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका हम लोग क्या संदर्भ। तो 21 का ख, प्रश्न संख्या 21 का ख का पहला है उत्तर संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके लेखक कौन है, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। क्लियर है, बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को लिखना था किसमें, संदर्भ में। इसके बाद दूसरा देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर यहां से मिलेगा। जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। इसका में क्या करना है, व्याख्या बताना है। चलिए व्याख्या इसका नोट कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या ये हेडिंग हो जाएगी, लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या अर्थात जलन का भाव भरा होता है उसके हृदय में सर्वप्रथम बुराई करने के गुण का भी जन्म हो जाता है, इसलिए वे निंदा अर्थात बुराई का ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहा गया है। दिनकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दूसरे लोगों की बुराई करने में भी बहुत ही कुशल होता है। यह हो गया उस रेखांकित अंश की व्याख्या। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए इसके बाद एक प्रश्न और बचा है जो कि 2 नंबर देकर जाएगा। बोला कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है, 2 नंबर के लिए प्रश्न ये भी है, तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे तीसरे का उत्तर कि दिनकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो दूसरों लोगों की बुराई करने में भी बहुत कुशल होता है। उसे लोगों की बुराई करने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। वह सोचता है कि वह बुराई के द्वारा अमुक्त व्यक्ति को सामने वालों की नजरों में गिराकर बिना कोई अच्छा कर्म किए, बिना कोई परिश्रम किए सम्मान का पात्र बन जाएगा। इस प्रकार वह दूसरों की बुराई पर अपनी सफलता का मार्ग खोजता है, अपितु ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है। क्लियर है। चलिए तो मेरे दोनों प्रश्नों को क और ख दोनों को डिटेल में बता दिया। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा मेरे कहने से। इसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 का देखेंगे एक निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। अब क्या आ गया पद्यांश, और पद्यांश भी सेम उतने ही नंबर का होता है। इसमें भी आपके 2+2+2 नंबर के हिसाब से चलता है। कितना नंबर, 6 नंबर चलता है। ठीक है, पद्यांश में भी सेम प्रोसेस वही है। इसमें भी 2 रहता है, एक क वाला, और क वाला नहीं कर पाओगे तो देखो अथवा करके ख वाला दिया गया है। और जो मैं दोनों पद्यांश लिया हूं दोनों ही महत्वपूर्ण लिया हूं। ठीक है, दोनों ही हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क वाला देखो, और दोनों में से कोई एक ही करना होता है, लेकिन मैं दोनों का उत्तर बताऊंगा आप लोगों को। क वाला है कि उद्योग जाऊं तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो को नहीं पठियो,
तुम हो बीच बुलाने, व्रज नारनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने, हमसो कही लई हम सही के, जी गुनी लेहु सयाने, कह अबला कहा दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साँच कहो तुमको अपने सौ बुझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने केहू मुस्काने। ठीक है, यहां से लेके यहां तक दिया है, नोट कर लो। अब इसके नीचे 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिलेगा। पहला एक उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 22, 22 का क का पहला वाला हम लोग प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं, संदर्भ कि उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित या अंतर्गत पद शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनाने वाला भक्त कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, तो इतना नहीं लिखना है आप लोगों को, श्री कृष्ण के मुरली की मधुर तान को सुनाने वाला। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो इसके रचयिता सूरदास जी हैं, डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कितना बढ़ा चढ़ा कर लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख लो कि इसके रचयिता सूरदास जी हैं, बस क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे दूसरा कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि यहां से लेके यहां 2 लाइन तक कि हमहु सकल हम सही के, जी गुनी लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, इसका हमें क्या करना है, व्याख्या बताना है। 2 नंबर देकर जाएगा भाई। चलिए देखते हैं व्याख्या इसका कि तुम अच्छी प्रकार से विचार कर लो कि हमसे तो ऐसा कह दिया, अब व्रज में किसी अन्य से ऐसी बात मत कहना, हमने तो सहन भी कर लिया, दूसरी गोपियां इसे सहन भी नहीं करेंगी, कहाँ तो हम स्त्रियां और कहाँ योग साधना की नग्न अवस्था, अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझकर बात करो। यह हो गया उसके रेखांकित अंश का व्याख्या। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा देखिए क्या है कि व्रज नारनी सो जो कहत हो, बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर यहां से मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। तो तीसरा देखिए क्या है कि व्रज की नारियों से योग साधना की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। ठीक है, यहां पे हो गया तीसरे प्रश्न का उत्तर। क्लियर है। चलिए अब कह रहा है यहां पे कि अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके नीचे दिया गया, इसको आप कर सकते हो कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सिर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। क्लियर है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो गेस पेपर और जो मॉडल पेपर करा दूंगा, अगर सारे के सारे मॉडल पेपर गेस पेपर अगर कर दिए 1 महीने लगातार, 95% मार्क्स आप लोगों का क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 3 प्रश्न है इसके नीचे। पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर यहां से मिलेगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22 का ख, यही है 22 का ख का उत्तर हम पहला देख रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से अवतरित है। मतलब पुष्प की अभिलाषा चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद दूसरा है कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। जहां तक अंडरलाइन किया गया था उसका व्याख्या पूछा है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या होगा जहां तक अंडरलाइन किया गया था कि कवि फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि मुझे यह चाह नहीं है कि मुझे किसी सूर सुंदरी के गहनों में गुथा जाए, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी माला में पिरोया जाऊं तथा प्रियतमा को आकर्षित करूं। क्लियर है। यह हो गया उसके रेखांकित अंश का व्याख्या। एक प्रश्न और है कि पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा मतलब चाह प्रकट करता है, 2 नंबर इस पे भी मिलेगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे तीसरे का कि पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी इच्छा रखती हुई कहती हैं कि हे वनमाली, मुझे डाल से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त वीर गए हैं। क्लियर है। तीनों प्रश्नों का उत्तर बता दिया। अब आएगा आपके पेपर में प्रश्न संख्या 23 प्रश्न क्या रहेगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये आ जाएगा संस्कृत का गद्यांश, और संस्कृत का गद्यांश आपके पेपर में कितने नंबर के लिए पूछता है, 5 नंबर के लिए। 3 नंबर तो हिंदी अनुवाद पे पूछता है, 2 नंबर इसके संदर्भ पे पूछता है। इसमें 2 रहता है, एक क वाला
क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके दिया रहता है ख वाला, और ये जो मैं दो लिया हूं इसी दोनों में से कोई एक आएगा, इतना याद रखिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट मैं बताया हूं आप लोगों को, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहले क वाला देखिए, क वाला तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ही आपको बताया जाए कि वाराणसी प्राचीन काल गे विद्या वाला। इसका आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। वहां से स्टार्ट है, यहां पे आप लोगों का समाप्त है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 का क, संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो हिंदी अनुवाद में लिखोगे कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ के संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल भारतवासी अपितु विदेशों से भी देश भाषा संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्लियर है? चलिए ये उसका हो गया हिंदी अनुवाद। इसके बाद अगर ये नहीं करते हो तो अथवा करके दिया, इसको आप कर लो ख वाला, एकदा बहुजना, ठीक है, यहां से लेके यहां तक दिया है, यहां से लेके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका देख लेते हैं संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो प्रश्न संख्या 23 का ख, सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे, फिर यहाँ पे हिंदी अनुवाद लिखोगे। संदर्भ में लिखोगे एक प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रभुत्व ग्रामीण नामक पाठ से अवतरित है, मतलब प्रभुत्व ग्रामीण चैप्टर से लिया गया है। और इसके हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो लिखोगे कि एक बार बहुत सारे आदमी ट्रेन में चढ़कर शहर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। उनके मौन रखने पर एक शहरी ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं, ना उनका विकास हुआ और ना हो सकता है। उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला कि हे शिष्ट शहरी, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। यह सुनकर उस शहरी ने घमंड के साथ गर्दन को ऊंचा उठाकर कहा, कहूंगा, किंतु पहले शर्त बदल लेनी चाहिए। ठीक है, पहले शर्त बदल लेनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो मैंने 23 का क और ख दोनों बता दिया संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। दोनों के दोनों ही महत्वपूर्ण है। यह है संस्कृत के गद्यांश। अब हम देखेंगे संस्कृत के पद्यांश, प्रश्न संख्या 24। अब आ गया प्रश्न संख्या 24। देखिए मेरे प्यार बच्चों, प्रश्न संख्या 24 क्या है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, अब यह गया है श्लोक दे दिया, दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। यह भी 5 नंबर का है। श्लोक का मतलब समझते हैं क्या? संस्कृत का पद्यांश होता है। इसमें दिया है क नहीं कर पाओगे तो अथवा करके दिया हुआ है ख, और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ले रखा हूं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोनों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी बताता हूं। संदर्भ से हिंदी में अनुवाद, पहले क वाला का देखते हैं। क वाला का हम लोग देखेंगे 24 का क, तो उत्तर देखेंगे 24 का क। सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के जीवन सूत्राणु नामक पाठ से अवतरित है। मतलब किस चैप्टर से लिया गया है? जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। और इसका हिंदी अनुवाद की बात करें तो लिखोगे कि सहयात्रियों का समूह ही प्रवासी का मित्र है, गृहस्थ की पत्नी मित्र होती है, रोगी का मित्र वैद्य और मरने वाले का मित्र दान है। ठीक है, इसका क्या हो गया? मैंने संदर्भ और हिंदी में अनुवाद बता दिया। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो ख वाला कर लेना, बंदम मरणम वापी वाला। तो इसको आप लिखिए प्रश्न संख्या 24 का ख, इसका आप संदर्भ और हिंदी में अनुवाद देखिए। संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से उद्धृत है, मतलब वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी अनुवाद कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? वीरता कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ेंगे, दोनों तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का सवाल है। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 आ गया कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 3 नंबर मिलेगा। तो मेरे प्यारों बच्चों ये खंड काव्य आ गया। खंड काव्य जिला वाइज पूछा जाता है, ये नहीं कि आप कोई भी कर लोगे, नहीं, जिला वाइज। पहले आप ये पता कीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। नहीं मालूम है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा आप लोगों को कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। वही एग्जाम में करना होगा, कोई दूसरा कर दोगे 1 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। ठीक है, और ऐसे खंड काव्य बहुत सारे, देखिए मातृभूमि, यहाँ पे दिया है मुक्तिदूत, मुक्तिदूत के बाद देखिए तुमुल, तुमुल के बाद दिया हुआ है मेवाड़ मुकुट, इसके बाद करमवीर दिया गया है, इसके बाद कर्ण दिया गया है, कर्ण के बाद ज्योति जवाहर दिया गया है,
इसके बाद देखिए जय सुभाष दिया गया है, इसके बाद अग्र पूजा दिया गया है, इसके बाद देखिए अग्र पूजा, यहां तक इतना देता है। लेकिन आपको वही करना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 का क आएगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर। अब ये जीवन परिचय आ गया मेरे प्यारों, जो जीवन परिचय आ गया और 5 नंबर के लिए 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचनाएं पे। तो रचना जरूर लिखिएगा, नहीं तो 2 नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे 3 हमने 3 क्या 4 मैंने ले रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर, एक और पीछे दिया हुआ है। अगर आप याद कर ले तो इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट हमने ले रखा है। कोई एक मैं बता देता हूं आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बता देता हूं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखोगे कैसे, जैसे 26 का क है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जीवन परिचय हेडिंग डालोगे, लिखना चालू करोगे। लिखोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक हैं, निबंधकार हैं, साहित्यकार हैं, विचारक हैं। ठीक है, तो लिखोगे कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार और विचारक थे। उनका जन्म की अगर हम बात करें तो 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। कहां पे? बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था 4 अक्टूबर 1884 को। उनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल, जो मिर्जापुर के क्या थे? कानूनज्ञ थे। शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई। इसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की और आलोचना के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। वे नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े थे तथा अगर हम बात करें हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या बन गए थे? अध्यक्ष बन गए। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली, विचार प्रधान और तर्क संगत थी। हिंदी आलोचना और निबंध साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जनक भी माना जाता है। और 2 फरवरी 1941 को वाराणसी में उनका निधन हो गया, किंतु हिंदी साहित्य में उनका योगदान आज भी क्या है? अमर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया आप लोगों का तो जीवन परिचय ऐसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, एक और याद कर लीजिएगा, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26 का ख। वो तो कवि का था जीवन परिचय, अब सॉरी वो लेखक का था, अब कवि का आ गया। बोला कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तब यह हमने लेखक का देखा, अब ये कवि का आ गया। कवि का भी जीवन परिचय 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचनाएं पे। तो रचनाएं याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना बात आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसमें दिया हुआ है 4, मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखा है। इसमें 4 जीवन परिचय अगर आप याद कर ले तो काम आप लोगों का बन जाएगा। पहला है महाकवि सूरदास, दूसरा मैथिली शरण गुप्त जी, बिहारी लाल और सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, तो इस गेस्ट पेपर में, इस मॉडल पेपर में हमने 4 ले रखा है कवि का जीवन परिचय। कोई एक बता देता हूं, महाकवि सूरदास जी का बता देता हूं। देखिए तो महाकवि सूरदास जी का लिखोगे कैसे जीवन परिचय कि सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। वे जन्मांध थे। सूरदास जी के महान संत एवं कवि थे और वल्लभाचार्य के क्या थे? वो शिष्य थे। ठीक है, उनका शिष्य का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है, समझा गया? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, मतलब कि इनके गुरु थे आपके वल्लभाचार्य। ठीक है, इसके बाद है कि सूरदास ने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम और भक्ति का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। उनकी भाषा ब्रज भाषा थी जो सरल, मधुर और भावपूर्ण है। हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। सूरदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवियों में गिने जाते हैं। उनकी कविताओं में भक्ति, प्रेम और मानवीय भावनाओं को अभूत संयमन मिलता है। उनके काव्य ने हिंदी साहित्य को अमूल्य योगदान दिया। लगभग 1583 ईस्वी में उनका निधन हुआ। सूरदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि माने जाते हैं। इसके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं की अगर हम बात करें तो सूर सागर, सूर सोरावली और साहित्य लहरी इनके महत्वपूर्ण जो है वह रचनाएं हैं। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रचना लिखना जरूरी है क्योंकि रचनाएं पे आपको 2 नंबर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या अब आएगा 27। प्रश्न संख्या 27 है कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर का श्लोक पूछा है जो इस पेपर में न आया हो। चलिए मैं आपको श्लोक एक बता देता हूं कि बंधम मरण वापी जय वापी पराजया अभ्यत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता। ठीक है, यहां पे 2 लाइन का पोयम याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 28 है
कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर के लिए है। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके दिया हुआ है कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। 4 नंबर। दोनों में से कोई एक ही आपको करना है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मॉडल पेपर में जो मैं प्रश्न लिया हूं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिया हूं। दोनों में से कोई एक ही करना है, मैं ऊपर वाला बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो लिखोगे सबसे पहले सेवा में लिखोगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आवासीय विद्यालय लखनऊ, अपने मतलब स्कूल का नाम लिखिएगा, एड्रेस उत्तर प्रदेश, विषय में डालिएगा कि हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं मंगाने हेतु। ठीक है, श्रीमान कामा लगाइएगा, लिखिएगा कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। हम विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं मंगवाना चाहते हैं। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि विषयों की पत्रिकाएं भरपूर मात्रा में हैं, लेकिन हिंदी की पत्रिकाएं भी पर्याप्त मात्रा में होंगी तो हिंदी की प्रेरणादायक कहानियों व कविताओं को पढ़ने से उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और मनोरंजन भी होगा। इस प्रकार अधिकतर विद्यार्थियों की रुचि हिंदी विषय में भी बढ़ेगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाएं मंगवाने की उचित व्यवस्था करें। यहाँ पे लिखा है धन्यवाद। यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा, कक्षा कितना पढ़ते हैं वो लिख दीजिएगा और यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा। लो भाई, कंप्लीट हो गया आप लोगों का पत्र लेखन। यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 28 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद आएगा प्रश्न संख्या 29 कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। 2 नंबर। 4 प्रश्न दिया हुआ है ना, 1 2 3 4, और चारों के चारों ही महत्वपूर्ण है, चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से कोई 2 प्रश्न आप लोगों को करना होगा एग्जाम में। तो मैं आपको ये होमवर्क देता हूं, ये चारों के चारों के उत्तर आप लोगों को खुद लिख के आना है, हो सके तो कमेंट भी आप लोगों को करके बताना है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का तो निबंध ही पूछा जाता है। पहला है अनुशासन और महत्व, अनुशासन का क्या महत्व है, प्रदूषण एक अभिशाप, भारतीय किसान, सांप्रदायिकता एक अभिशाप और जीवन में कंप्यूटर का क्या महत्व है। अब मैं बताऊं आप लोगों को कि ये 5 हमने निबंध ले रखा है इस मॉडल पेपर में। अब पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट, अगर 5 तैयार कर लेते हो तो आप लोगों का काम बन जाएगा। इसको भी मैं आप लोगों को HW ही देता हूं, होमवर्क ही देता हूं। ठीक है, इस प्रकार करके यह जो है आप लोगों का मॉडल पेपर, गेस पेपर, ये समाप्त हो गया। मैं फिर से कहना चाहूंगा, इसको ओरिजिनल पेपर मत समझना कि ये 2027 का पेपर आ जाएगा। पेपर अभी थोड़ी मिल जाएगा आप लोगों को। यह मॉडल पेपर है, गेस पेपर है, इसको हमने बनाया हुआ है। ये आपका गेस पेपर, इसको हमने बनाया। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रखा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मॉडल पेपर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।